नमस्कार, 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के सरसवा एयरपोर्ट पहुंचे और मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। यहां यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। दूसरी बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, इतिहास में पहली बार सीएम ने प्रदेश का 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। तीसरी बड़ी खबर कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम ठेकेदार को 4% आरक्षण देने की नीति पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है। चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जबकि बजट के प्रावधानों के मुताबिक बजट सत्र में पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे और मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए। यहां यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। इसके बाद लोक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा, जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठेगा तब तो प्रदेश का सब हो गया। तैयार होने में 2 बज जाएंगे। इंटरव्यू, पिकनिक और मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत हो जाएगा। पब्लिक तरसती रहती थी और उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह कर देते थे। हर जिले में उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दे दिया था, लेकिन हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहारनपुर से संवाददाता पारस पवार जुड़ गए हैं। पारस, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सहारनपुर दौरा था और उसी दौरान देखा गया कि जो योगी आदित्यनाथ है वो सपा पर जमकर बरसे है। उन्होंने कहा है कि जो उनके मुखिया है वो तो खुद 12 बजे उठते हैं और अगर ये सब कुछ हो जाएगा तब तक तो पूरा प्रदेश का काम ही हो चुका होगा जब वो उठते हैं। जी बिल्कुल, जैसे सीएम का सहारनपुर का दौरा था तो बिल्कुल उन्हें साफ विपक्ष पर एक हमला बोला और साफ शब्दों में भरी सभा में जनमंच में ये बोल दिया। तो सहारनपुर में आपको बहुत जरूरी वुडन सिटी है, हर नाम है विश्व में सहारनपुर का। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ जो पहले सरकारें थी उनके जो सीएम थे 12 बजे सोकर उठेगा, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 2 बजे वो पिकनिक जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो कहीं ना कहीं सभा कि जो मुखिया उनका नाम ले लेना इशारा कर गया कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने किया है 49 करोड़ रुपए का जो आज लोन उन्हें सहारनपुर के सौगात दी है लोन के लिए। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो नीति है 74x7 24 घंटे फील्ड में रहना, 24 घंटे सेवा में समर्पित रहना, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साफ इशारा कर रहे हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो आम जन से लेकर तो बड़े लोगों के बारे में सोचती है। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना भी साधा है और कहा है कि हमने तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया था, पर सपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया है उत्तर प्रदेश में। जी तरुणा जी, देखिए उन्हें साफ कहते हैं कि जिस समय अपने सरकार की सपा सरकार थी, नाम नहीं लिया, हालांकि उन्हें कि पिछली सरकारों में माफियाओं का गुंडाराज था, घरों से लोग निकलते रहे डरते थे, बहन बेटा के लिए घर से गोली जाने से डरती थी। लेकिन आज जो बीजेपी सरकार ने किया पिछले 10 सालों में लगातार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हमने सफाई करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये साफ शब्दों में साथ रही कानून की जो व्यवस्था वो बीजेपी में साफ देके जा रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, वो बहुत बेहतरीन है। किसी भी तरह से सुरक्षा से कोई खिलवाड़ किसी भी तरह से व्यापारियों के साथ या वो आमजन हो या कोई बहन बेटियां हो, आज सुरक्षित है तो बीजेपी सरकार में। योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है, काफी खास हो जाता है। कौन कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं सहारनपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ? जी देखिए, मैं आपको तरुणा जी बता दूं कि सहारनपुर जो सिटी है वो वुडन सिटी के लिए विश्व में जानी जाती है और जो वुडन से जुड़े जो कारीगर है, हस्तशिल्प लोग हैं, उन्हें तो वो बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी सरकार से, और बीजेपी सरकार ने पूरा अपना वादा किया भी है। इसी उपलक्ष्य में आज जो जनरल सभागार में मुख्यमंत्री जी का विशेष आगमन हुआ, तो कहीं ना कहीं 50 करोड़ जो सौगात सहारनपुर में दी है। तो मैं आपको तरुणा जी बता दूं कि ये कहीं ना कहीं 2027 को लेकर भी बीजेपी की जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं उसकी ओर भी इशारा है कि बीजेपी सरकार ही आपकी हितैषी है और आपके हर तरह से वो आपका कारोबार हो या आपकी सुरक्षा हो या आपकी शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, 24 घंटे आपके साथ खड़ी है तो बीजेपी सरकार खड़ी है।
योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में कानून व्यवस्था साथ ही विकास कार्यों की भी समीक्षा की है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी सर, उन्होंने देखिए जिस तरह से विपक्ष मुद्दा बना रहा था कि कानून व्यवस्था अगर कहीं दमस हुई है तो बीजेपी सरकार में हुई है, लेकिन इसी श्रेणी में सभागार सर्किट हाउस में जो मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की तो उन्हें साफ इशारा कर दें कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह से उन्हें कोई ढिलाई नहीं चाहिएगी। सुरक्षा व्यवस्था पहले पायदान पर होगी, पहले देकर जो सुरक्षा है वो प्रथम पायदान पर रखी जाएगी। और मैं आपको बता दूं करुणा जी, यहाँ सहारनपुर के जिला अस्पताल को लेकर काफी चर्चा रही, उसका भी वहां से उसने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए कि मरीजों को टिकट मिले और सही समय पर इनका इलाज हो। आयुष्मान भारत की जो योजना है किसी तरह से लाभार्थियों को उनका किसी भी तरह से किसी भी तक कोई जो समस्या उनके सामने नहीं आने चाहिए। करुणा जी, युवा उद्यमियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेक भी वितरण किए गए जिससे कि वो आगे बढ़ सके। जी, तो जी 1900 करोड़ रुपए का ये बजट कानपुर में जो चेक वितरण किया है लोन पे, तो कहीं ना कहीं कारोबार को बढ़ावा, जो गरीब तबके के लोग थे, जो मीडियम जो श्रेणी में लोग आते कारोबारी, उनको उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए जो अपने बिजनेस आगे बढ़ा सके, अपना कारोबार चला सके, अपनी रोजी रोटी जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। तो भाजपा ने जो वादा किया था चुनाव के दौरान, तो वो पूरे वादे कहीं ना कहीं धरातल पर भाजपा अपने वादे पूरे करते आ रही है। ये सुरक्षा जो उन्हें विश्वास दिया था, रोजगार को दिया था, शिक्षा, सुरक्षा और नारी सम्मान जो उनका चाहता, तो वही पूरा कर रहा है। यहाँ साफ साफ आज मुख्यमंत्री जिन्हें वो जनता को बता दे कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही ऐसी पार्टी है जिसमें सबका सम्मान रखा जाता है। योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है और अब 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जनता को साधना चाहते, इसी को लेकर भी कहीं इनका दौरा तो नहीं है? बिल्कुल सरोला जी, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा 24/7 फील्ड में रहने वाली पार्टी है, मुख्यमंत्री के लगातार यहाँ करीब बहुत सारे दौरे हो चुके हैं, कई जनप्रतिनिधियों से बात होती है, तो कहीं ना कहीं 2027 को लेकर भाजपा पूरी तरह से लगा। हालांकि पिछले जो चुनाव गए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगा था, समीक्षा बैठक की गई जनप्रतिनिधियों के साथ, तो 2027 को लेकर बीजेपी अगर माने तो सीधे सीधा समीकरण 2027 में है। किसी तरह से जनता में अपना विश्वास, अपने जो दावे थे, जो उनका जो घोषणा पत्र था, उन पर पूरी तरह से भाजपा उतर रही है। कहीं ना कहीं 2027 को लेकर टारगेट भी था। अभी 72 नए जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी और जिसमें से 26 जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं की गई थी और ये भी बताया जा रहा था कि बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। जी, तो देखिए जनता शांति की बात करो तो सहारनपुर में कल महानगर अध्यक्ष घोषणा हुई है सिर्फ, लेकिन जो बीजेपी के यहाँ से जिला अध्यक्ष है उनकी घोषणा कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, जो यहाँ के जो भाजपा के जो मंत्री हैं, विधायक है, कहीं ना कहीं उनके आपस में तालमेल नहीं हो पाई और यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि यहाँ बीजेपी जिला अध्यक्ष अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। उसके पीछे भी ज्यादा पार्टी लेवल पे ही आपस में चल रही है। हर लोग जो विधायक है, मंत्री है, कहीं ना कहीं अपनी पसंद का जिला अध्यक्ष कानपुर में बनाना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं वो समीकरण का भी इशारा कर रहे हैं जो मंत्री विधायक है कि अगर 2027 है तो ये समीकरण सहारनपुर में अगर चिपके हैं तो उसी बात को देखते करुणा जी अभी सहारनपुर के जिला अध्यक्ष की घोषणा यहाँ नहीं की गई। तो जो 26 जिलों के जिलाध्यक्ष नहीं घोषित किए, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो जातिगत समीकरण साधना चाहती है, इसी वजह से 26 जिलों को टाल दिया गया है। बिल्कुल करुणा जी, देखिए मैं बता दूं कि 2027 के जो चुनाव है और जो सीट है सहारनपुर सीट की अगर बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं बीजेपी किसी भी स्तर से, क्योंकि चुनाव में अगर यहाँ देखा जाए तो भाजपा के जो प्रत्याशी थे यहाँ पूर्व सांसद राघव लगनपाल जिस तरह से बुरी तरह से हारे थे, तो बीजेपी की जो रिपोर्ट संगठन के द्वारा जाती है तो वो यही कहते हैं कि अगर संगठन के जिला अध्यक्ष मजबूत होंगे तो पार्टी का हमेशा सम्मान बढ़ेगा और विजय हासिल करेगा। तो इसी वजह से भाजपा भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जल्दबाजी नहीं करना चाहती जिला अध्यक्षों को लेकर। पहले पूरी तरह से मंथन और उसका किया जा रहा है कि जातिगत जो समीकरण है इस पक्ष में जाने पर उन्हें, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है पूरी तरह से बीजेपी पूरी तरह से उसको सटीक जो जानकारी संगठन से ली जा रही है और जल्द इसकी घोषणा भी की जाने वाली है। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, इतिहास में पहली बार सीएम ने प्रदेश का 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है। वहीं पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट करीब 16,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान सीएम सैनी ने युवाओं को नशे से बचाने को लेकर
मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ी। आपको बता दें कि इस बजट में 18 साल से बड़ी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने और युवाओं को हर साल 40,000 नौकरियां की भी घोषणा हो सकती है। इसी वर्ष शुरू किए गए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। साथ ही इस मिशन के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रही है। हरियाणा AI मिशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने 474 करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने का आश्वासन दिया है। कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की नीति पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है। कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि सोनिया जी ने तो अपने परिवार को लोकसभा और राज्यसभा भेजकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर ली है, लेकिन आने वाले राजनीतिक दिनों में यदि यही हालात रहे तो हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस एक कांग्रेस थी की स्थिति में आ जाएगी। जो आज कांग्रेस मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है, कल वह खुद के लिए राजनीति में 4% आरक्षण मांगेगी। हिंदुस्तान की राजनीति जाग चुकी है। हर नागरिक सशक्त और सावधान है। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को गर्त में ले जाएगी और कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। आज तुम मुसलमान ठेकेदारों को 4% दे रहे हो, कल राजनीति में तुम अपने आप के लिए 4% मांगोगे। हिंदुस्तान की राजनीति जग चुकी है। हिंदुस्तान का नागरिक सतर्क और सावधान है। वो ये देख रहा है कि कौन तुष्टीकरण करके भारतीय संस्कृति और भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और कांग्रेस खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा हिंदू समाज जागेगा और कांग्रेस का प्रतिकार करेगा। बता दें कि मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण मिलेगा और इसी को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले। उन्होंने कहा कांग्रेस संविधान विरोधी होती जा रही है। साथ ही जो हिंदुस्तान की राजनीति जाग चुकी है और नागरिक सशक्त और सावधान हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस एक कांग्रेस थी की स्थिति में आ जाएगी। साथ ही जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की भी राजनीति करती है, ऐसा विधायक ने कहा है, बीजेपी विधायक ने कहा है। बता दें कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि सोनिया जी ने अपने परिवार को लोकसभा और राज्यसभा भेजकर उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर ली है, लेकिन आने वाले राजनीतिक दिनों में यदि यही हालात रहे तो हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस एक कांग्रेस थी की स्थिति में ही रह जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, कर्नाटक जो सरकार है वो मुस्लिम ठेकेदार को 4% आरक्षण देगी और इसी को लेकर जो बीजेपी विधायक है उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जो कांग्रेस है वो संविधान विरोधी हो चुकी है। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जो कैबिनेट में फैसला पास हुआ है उसमें 4% आरक्षण ठेकेदार मुसलमानों को देने की बात की है। ठेका जो रहेगा नगर निगम या अन्य सरकारी विभागों में ठेका रहेगा उसमें 4% का आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। इससे पहले हम आपको ये भी क्लियर कर दें कि मुसलमानों को उस विधानसभा के दौरान जो बजट सत्र है उसमें क्या क्या मिल रहा है। तो मुसलमानों को वहां पर 6 रुपए इमाम को दिया जाएगा मासिक भत्ता। इसके साथ साथ ही 50% है वो स्टूडेंट को आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही 50 लाख रुपए जो मुसलमानों को है विवाह के 50,000 रुपए विवाह के दौरान दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ही 150 करोड़ रुपए का हज और कब्रिस्तान विस्तार के लिए हज विभाग जो बेंगलुरु में बना है हज भवन उसके विस्तार के लिए पैसा दिया जाएगा। जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं या छात्राएं हैं उनके लिए एक पीजी स्कूल खोला जा रहा है, स्कूल की व्यवस्था की जा रही है जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो तमाम जो देखा जाए तो 4.8 लाख जो बजट आया है करीब कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का, उसमें से जो वहां के कांग्रेस के विधायक हैं मुस्लिम विधायक उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर 14% की आबादी मुस्लिमों की है और उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 4.8 लाख करोड़ का बजट आया तो करीब 60,000 करोड़ रुपए या 65,000 करोड़ रुपए जो मुस्लिमों के पक्ष में आने चाहिए, लेकिन अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 47,000 करोड़ रुपए मुस्लिमों के पक्ष में दिया गया। इस पर भी उनकी टीका टिप्पणी है। आप सिद्धारमैया की बात सुने तो 4% का आरक्षण उनका साफ तौर पर कहना है कि
जो आरक्षण 4% का दिया गया है वो मुस्लिम को नहीं, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम के अलावा अन्य लोग भी आते हैं। इसके साथ साथ ही जो डीके शिव कुमार हैं, वो डिप्टी सीएम है, उनका भी यही कहना है कि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया जा रहा है 4%, उसमें SC ST OBC और जो अल्पसंख्यक अन्य वर्ग के लोग हैं मुस्लिम के अलावा, उनको भी दिया गया है। लेकिन इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि पिछला मामला जो विधानसभा में मुस्लिमों को आरक्षण देने का आया था वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लंबित है। इसके बाद जिस तरह से धर्म के आधार पर 4% का आरक्षण एक बार फिर से सिद्धारमैया सरकार यानी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दिया है, इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। और भाजपा के तमाम बड़े नेता, चाहे रविशंकर प्रसाद की बात करें या IT सेल के मालवी की बात करें, तो तमाम नेताओं ने मन बनाया है इसका विरोध करें। तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम के पक्ष में हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। SC ST और OBC का हक छीनने की बात कही जा रही है। अब इस फैसले को भी 4% के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हो सकता है ये 4% का आरक्षण जिस तरह से मुस्लिमों को दिया गया है ठेके में या नगर निगम या अन्य तरह के सरकारी विभाग के ठेके होते हैं उनके ठेके में, हालांकि जो 2B कैटेगरी के मुस्लिम होते हैं उनके लिए दिया गया, यानी कि जो 1 करोड़ रुपए के ठेके रहेंगे उसमें ये 4% का आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाएगा। तो साफ तौर पर बीजेपी इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मसला जो जैसे कि OBC जो आरक्षण को लेकर, मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के है, उस पर लेगा। बीजेपी का इस पे कहना है कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान है उसके खिलाफ ये पूरा आरक्षण देना है। इधर जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी इसमें जो रामेश्वर शर्मा है, विधायक है, वो हिंदू नेता माना जाए, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि एक थी कांग्रेस का नाम निकलकर सामने आएगा और कांग्रेस का नाम और निशान मिट जाएगा। इसके बाद कांग्रेस खुद अपने लिए ही 4% का आरक्षण लोगों से मांगते हुए नजर आएगी, क्योंकि जनता जाग चुकी है। तो देखिए 4% आरक्षण जिस तरह से ठेकेदारों को दिया गया, उस पर अब राजनीति शुरू हो गई। पूरे देश भर में बीजेपी के नेता इस पर विरोध जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना लिया है, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार यानी कि आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 15, 14 और 19 के तहत किसी भी तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि कर्नाटक सिद्धारमैया की विधानसभा में इस तरह के कई मामलों में आरक्षण दिया गया, चाहे 50% मुस्लिम स्टूडेंट को आरक्षण की बात की जाए, 6,000 रुपए मासिक भत्ता जो इमाम होते हैं उनको देने की बात की जाए, हज कब्रिस्तान को 150 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए जो यूनिवर्सिटी स्कूल शिक्षा विभाग उर्दू की स्कूल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 150 करोड़ रुपए का कब्रिस्तान और जो वक्फ बोर्ड की जमीनें उसको बढ़ाने का विस्तार हो, तो तमाम तरह के दिया है और उसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। जी, मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया है। साथ ही बीजेपी विधायक का ये भी कहना है कि जो हिंदुस्तान की राजनीति है, वो जो जनता है वो अब जाग चुकी है, साथ ही सशक्त और सावधान भी हो गई है। नहीं, देखिए ये रामेश्वर शर्मा का यहाँ बीजेपी विधायक है, उनका जो उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में 4% का आरक्षण तुष्टीकरण की राजनीति यानी मुस्लिमों को 4% का आरक्षण देने यानी तुष्टीकरण की राजनीति करना है, और यह पूरी जनता जानती है कि किस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पहले भी जो आरक्षण दिया गया था कर्नाटक में मुस्लिमों को, उसके बाद देखिए दिसंबर में बीजेपी सरकार ने उस आरक्षण को हटा दिया था, और जब आरक्षण कांग्रेस दे रही थी तो कांग्रेस की आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, और अब देखिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो वकील हैं, जो सीनियर एडवोकेट है, उनका कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो 4% का आरक्षण वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि संविधान आर्टिकल 14, 15 और 19 के खिलाफ ये है, और ऐसे में जिस तरह से पहले आरक्षण पर रोक लगी थी उसी तरह इसमें भी आरक्षण पर रोक लग सकती है। ठेकेदारों को किसी धर्म के आधार पर किसी भी को भी ठेका नहीं दिया जा सकता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर जरूर ठेका दिया जा सकता है या आरक्षण दिया जा सकता है। उसको लेकर के रामेश्वर शर्मा ने भी यहाँ पर बयान दिया, तो कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए थे। जी, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रही है, जबकि बजट के प्रावधानों के मुताबिक बजट सत्र में पूछे गए सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष इससे बचने की कोशिश कर रहा है। वहीं हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवहन घोटाले में भूपेंद्र सिंह की लेटर पैड पर नियुक्ति पत्र है, जो कि वह पेश कर चुके हैं। इस मसले पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए।
कि आज से जो सदन की कार्यवाही शुरू होगी इसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो बजट पर हो, चाहे वो परिवहन महाघोटाले पर हो। और पिछली बार जैसा कि हुआ कि नरसिंह घोटाले पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ चर्चाओं में समेट दिया, ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए। उत्तर आना चाहिए कि जो सोने चांदी के बिस्किट थे वो किस व्यक्ति के थे, क्या वो भूपेंद्र सिंह के थे या नहीं थे, क्या वो गोविंद सिंह के थे या नहीं थे, या वो किसके थे, ये जांच में स्पष्ट होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरा, परिवहन घोटाले के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, मध्य प्रदेश बजट के दौरान आज सत्ता पक्ष का प्रश्नकाल था और उसी दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो प्रश्नों से बचना चाहता है। बिल्कुल, देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं होली के बाद ये जब सत्र शुरू हुआ है तो उन्होंने कहा कि सत्र पूरी तरह से चलना चाहिए और जो विधायक प्रश्न पूछते हैं उनका जो संबंधित मंत्री हैं उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन पिछली बार जिस तरह से नरसिंह घोटाले का मामला उठा और चर्चा हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार परिवहन का सबसे बड़ा मुद्दा है। सौरभ शर्मा जिस तरह से 10 करोड़ कैश और 54 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुए और उन्होंने अपना पूरा पैसा 2 नंबर में किया, लेकिन इसका जिक्र कहीं भी नहीं आया है। और न ही जिस तरह से परिवहन घोटाले का मामला है उस पर चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इससे बचता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री से उन्होंने अपील की है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मध्य प्रदेश का जो मैसेज है वो जाए कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी तक सोने और कैश का पता नहीं चला है कि किसका है, इसकी पूरी जांच होनी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सवाल हैं उनके बचते हुए नजर आते हैं। जी, मध्य प्रदेश बजट सत्र के दौरान जो विपक्ष है, पहले दिन वो काली पट्टी बांधकर, दूसरे दिन नकली सांप लेकर और तीसरे दिन वो कर्ज की पोटली लेकर और चौथे दिन सोना लेकर पहुंचा था। आखिरकार एजेंडा क्या है? देखिए, लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार 4 दिन जब पहले सत्र में विधानसभा चली और इसके बाद आज 5वें दिन भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई विधायक लोकायुक्त पहुंचे और उन्होंने परिवहन विभाग में जो घोटाला हुआ है, परिवहन विभाग का जो मामला है वो भूपेंद्र सिंह हो, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हो या पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह हो, उनके खिलाफ पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और उमंग सिंगार ने कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार हुआ है उसकी होनी चाहिए, लोकायुक्त को दिया है। तो कहीं ना कहीं जो 5 दिन का सिनेरियो रहा है उसमें विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता नजर आया है। विपक्ष है जो लगातार सरकार को घेरा है और इसी दौरान जो सौरभ शर्मा का मामला है कि बहुत तेजी से उठ रहा है कि सोना कहां से आया और इसी को लेकर जो विपक्ष है लगातार विरोध कर रहा है सरकार का। बिल्कुल, देखिए, इतनी जांच हुई लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार 10 करोड़ रुपए और सोना कहाँ है और किसका, कहां से आया है और किसका है। ये जांच एजेंसी उमंग सिंगार ने कहा कि की जांच करनी चाहिए कि आखिर सोना कहां से आया है और इतना पैसा कहां से मिला है। जबकि सौरभ शर्मा अभी भी पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि किसका सोना है। तो इससे निश्चित रूप से एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस है, जो जांच समितियां हैं, उन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक में ये पता लगा पाएंगी कि ये सोना किसका है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष जवाब देने से बच रहा है, ये विपक्ष का कहना है। और लगातार आज बजट सत्र के दौरान सदन में सौरभ शर्मा का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और उसी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि आज प्रश्नकाल था और इसी के दौरान जो सत्ता पक्ष है वो प्रश्नों का जवाब देने से बचते नजर आए, इसी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार का विरोध कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सदन में कई मुद्दे उठे हैं। फिलहाल
4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।